दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कंसेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं साथियों? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए, तो अब हमने बेटा आपके इलेक्ट्रिकल के सारे जो मेन चैप्टर थे वो तो हमने कर लिए, है ना? अब वो चैप्टर है जो बेटा सेकंड फेज में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो उनमें सबसे पहले आता है आपका बेटा सेल और बैटरी, है ना? देखो, जैसा कि जिसने पहला चैप्टर पढ़ा है उसने बोला धारा जो होती है वो अपने साथ अलग-अलग प्रभाव देती है ना? इधर आओ बेटा। धारा जो होती है, अगर बेटा ये धारा किसी प्रकाशीय तंतु पर जाती है तो बेटा क्या करती है, यहाँ से धारा जाती है और ये प्रकाश उत्पन्न करेगी। बहुत बढ़िया। तो बेटा ये क्या है, धारा का प्रकाशीय प्रभाव है। बहुत बढ़िया। उसी तरह बेटा जब धारा किसी मशीन के अंदर जाती है तो मशीन में क्या होती है बेटा, कुंडली होती है। तो बेटा यहाँ क्या आता है, धारा का कौन सा प्रभाव आता है साथियों, चुंबकीय प्रभाव आता है। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। और बेटा उसी प्रकार से जैसे जैसे हमने आगे चलना शुरू शुरू किया तो बेटा धारा के एक ऐसे प्रभाव की खोज की जिसे बोला जाता है द्रव में धारा का प्रवाह करना, है ना? तो इधर आओ बेटा, आप सभी को पता है जो भी मेरी द्रव होती है, द्रव में धारा प्रवाह, द्रव में धारा प्रवाह किससे होता है? तो आप कहते हैं सर आयन से होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। जैसे कि आपने H2SO4 वगैरह लेके फिर अपन करते हैं ना, बिल्कुल बताएंगे, डोंट वरी। तो दरअसल है क्या बेटा, ये आयन जो है ना, वो क्या है, वो आए कहां से हैं? वो आए हैं सर इलेक्ट्रोलाइट से। सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जैसे जैसे बेटा चैप्टर के अंदर चलेंगे ना, आपको सारी चीजें गुत्थी खुलती जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये इलेक्ट्रोलाइट दरअसल है क्या? तो बेटा ये है रसायन। क्या है? रसायन। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि सेल वह युक्ति है जहां क्या कार्य आता है बेटा, धारा का धारा का रासायनिक प्रभाव काम में आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इतना समझो, फिर हम चीजें और समझते रहेंगे। ठीक है, यानी कि सेल में क्या होता है बेटा, धारा का रासायनिक प्रभाव काम आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब प्राइमरी है तो बेटा रसायन टूट के इलेक्ट्रिकल में चला जाएगा, और अगर बेटा बाई डायरेक्शनल है जो मैं बताऊंगा आपको, इसका मतलब क्या है बेटा, उसमें दोनों तरफ क्रियाएं हो सकती है। क्लियर? बहुत बढ़िया। जब सेल बनेगा तो बेटा सेलों का ही संयोजन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। अगर सेलों को हम श्रेणी में जोड़ देंगे तो बेटा क्या बढ़ जाएगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा। और इन्हीं सेलों को हम समानांतर में जोड़ देंगे तो बेटा क्या बढ़ जाएगा? आपका वोल्ट धारा बढ़ जाएगी। ये सब हम चीजें जानते हैं। ठीक है, बस इन्हीं चीजों को पढ़ना है और हमारी चैप्टर क्लियर होता रहेगा। बोलो सही? हाँ सर सही। तो शुरू करते हैं साथियों, सेल और बैटरी। पहले पढ़ेंगे सेल को, फिर सेल से ही बैटरी बनेगी, है ना? चल बहुत बढ़िया। तो हमारा चैप्टर है सेल और बैटरी। चलिए, सबसे पहले तो लिखते हैं बेटा सेल व बैटरी, है ना? बहुत बढ़िया। आराम से पढ़ो बेटा, सारी चीजें समझ में आएगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, ओके। चलिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना बेटा, कालांतर में जैसे जैसे विद्युत की जानकारी हुई तो बेटा हमें क्या पता चला? धारा के रासायनिक प्रभाव की जानकारी हुई, है ना? और उसी से बेटा हमारे धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, यहाँ तक कि सेल और बैटरी बनाने का रास्ता खुल गया। ठीक है, तो लिखो बेटा, सबसे पहले प्रारंभ लिखो। जैसे जैसे हमें धारा के रासायनिक प्रभाव की जानकारी हुई, रासायनिक धारा के रासायनिक प्रभाव की जानकारी हुई, ये बताएंगे बेटा, डोंट वेरी। हुई तो क्या हुआ बेटा? तो क्या हुआ? हमें क्या, हमारे लिए विद्युत लेपन, धातु शोधन के निर्माण का रास्ता खुल गया। तो धातु शोधन यानी कि धातु को प्योर करना, विद्युत लेपन यानी कि बेटा विद्युत की मदद से किसी एक धातु की परत को दूसरे पे चढ़ाना। जैसे कि अभी बेटा आर्टिफिशियल ज्वेलरी चलती है ना, तो वो चढ़ाना, वो भी क्या कहता है? धातु का लेपन, विद्युत लेपन। तथा सेल व बैटरी निर्माण का रास्ता खुल गया। सेल व बैटरी निर्माण का रास्ता खुल गया। सर बात समझ में आ गई हमें कि
जैसे जैसे धारा के रासायनिक प्रभाव की जानकारी हुई, हमें पता चला कि धातु का शोधन भी किया जा सकता है, यानी प्योर भी किया जा सकता है, धातु का लेपन भी किया जा सकता है, यानी कि मैं एक धातु की दूसरे पे परत भी चढ़ा सकता हूँ, और बेटा सेल और बैटरी का निर्माण भी कर सकता हूँ। लेकिन इन सबको समझने के लिए मुझे इस शब्द को समझना पड़ेगा, रासायनिक प्रभाव कौन-सा है? रासायनिक प्रभाव कौन-सा है? ठीक है? आओ, बहुत अच्छे अच्छे समझेंगे। तो हमारे लिए चिंता का विषय क्या है? सर ये रासायनिक प्रभाव। हमारे लिए चिंता का विषय क्या है? रासायनिक प्रभाव क्या है? ठीक है? अब देखो बेटा, हमें पता है बेटा, क्या पता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी द्रव है ना? कोई भी द्रव है, ठीक है? मान लो अम्लीय द्रव होगा, या क्षारीय होगा, या क्या होगा बेटा? उदासीन होगा, ठीक है? तो वैज्ञानिक जब इसको डिस्कवर कर रहे थे, तो बेटा अम्लीय द्रव, है ना? या तो अम्लीय द्रव या अकार्बनिक द्रव। तो सुनना बेटा, रासायनिक प्रभाव किसमें देखने को मिला? तो सुनना बेटा, जब वैज्ञानिकों ने द्रव काम में लिया, अब इस द्रव की प्रकृति कौन-सी थी? तो ध्यान रखना बेटा, इस द्रव की प्रकृति कैसी थी? अम्लीय थी, है ना? हाँ, अम्लीय थी, बहुत सही। चलो, अम्लीय के अलावा क्या थी? बेटा अकार्बनिक थी। अब आप कहोगे सर ये अम्लीय और अकार्बनिक क्या है? बेटा अगर ये चीज़ आपको समझ में आएगी, तो ये चैप्टर का टॉपिक आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो समझो बेटा। अच्छा, ये सभी जानते हैं बेटा अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। उसके अलावा बेटा ये अम्ल क्या होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा? H प्लस का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? H प्लस का। लिखना बेटा, अम्ल के बारे में आप मेन चीज़ क्या जानते हैं कि बेटा ये H प्लस यानी कि प्रोटॉन यानी कि धनावेश का क्या करते हैं बेटा? त्याग करते हैं। अच्छा, ये धनावेश का त्याग करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साथियों कि इसके अंदर धनायन उपस्थित है। समझ में आया? आया। अब जब धनावेश यानी कि जो भी अम्ल होगा ना बेटा, उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन की क्या होगी? प्रधानता होगी, हाइड्रोजन होगा। यानी कि बेटा इसके अंदर क्या है? अपने पास आयन उपलब्ध है। क्या है? आयन उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। और ये भी ध्यान रखना बेटा, ये जो आयन है और ये क्या है बेटा? द्रव। और पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था बेटा, अगर किसी द्रव में कौन-सा प्रभाव देना है बेटा? धारा का प्रभाव देना है। किसी द्रव के लिए बेटा धारा का प्रभाव देखना है कि अगर इस धारा को बेटा इस द्रव के अंदर प्रवाहित करना है, तो वो केवल किस माध्यम से होगा? तो बेटा केवल आयनों के माध्यम से धारा का प्रवाह होगा। आगे समझ में। यानी धीरे-धीरे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो अम्ल है, वो H प्लस का त्याग करेगा, और H प्लस क्या है बेटा? आयन। और यही आयन क्या करेगा? द्रवों में धारा का प्रवाह करता है। ठीक है? तो लिखो बेटा, पहला पॉइंट तो लिए लिखो। हम जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं? बिल्कुल, हमने पढ़ा है अच्छे से, हम जानते हैं। द्रवों में धारा का प्रवाह किससे होता है बेटा? आयन के माध्यम से होता है। आयन के माध्यम से, आयन के माध्यम से होता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, ये आयन लाएगा कौन? तो ध्यान रखना, ये आयन लाएगा कौन? आपका कौन-सा विलयन लाएगा? तो बेटा वो अम्लीय विलयन लाएगा। अम्लीय विलयन लाएगा। अच्छा, सर ये अम्लीय विलयन क्या होता है? तो हमने जाना बेटा अम्ल क्या होता है? जो H प्लस का त्याग करता है। क्या करता है बेटा? H प्लस का त्याग। और H प्लस का त्याग करने का मतलब ये क्या है? बेटा एक आयन को डोनेट कर रहा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। ठीक है। सर और इसको क्या कह सकते हैं? तो या तो बेटा अम्लीय हो, है ना? जैसे कि H2SO4। तो अपन मूल रूप से क्या लेते थे बेटा? H2SO4 ही तो लेते थे। ये करने का मतलब क्या है बेटा? यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा। समझ में आया? इसको जब अपन तोड़ेंगे ना बेटा, तोड़ेंगे ना, तो ये देखो हाइड्रोजन कैसे बनता है? H प्लस, और बेटा ये पूरा सल्फेट बनता है SO4, है ना? अब गौर से देखो बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बेटा हाइड्रोजन की पावर कितनी हुई कि +1, और बेटा यहाँ पर 2 है, तो ये क्या होती है? -2। बेटा इस तरह से ये आयन मिलते हैं हमें H2SO4 से। अच्छा, तो सर आपने तो बोला अम्लीय होना चाहिए, तो बेटा ये अम्लीय है ना? H2SO4 जो H प्लस का क्या करे बेटा? त्याग करे, उसे ही तो अम्ल बोलोगे। ठीक है? एक बात क्लियर। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इसी अम्लीय विलयन को एक और नाम दिया जाता है। उस नाम को क्या कहते हैं बेटा? अकार्बनिक अम्ल। अच्छा सर,
अभी बताते हैं बेटा अकार्बनिक क्या होता है। अकार्बनिक पदार्थ, इसे क्या बोला जाता है बेटा? अकार्बनिक विलयन। अच्छा सर, ये अकार्बनिक क्या होता है? देखो, कार्बनिक यानी जिसके अंदर कार्बन होगा, अकार्बनिक यानी जिसके अंदर कार्बन नहीं होगा। अब देखना बेटा, एक और परिभाषा है वो भी बताता हूं। देखो बेटा, यानी या तो बेटा इसे अम्लीय विलयन कहेंगे, है ना, या बेटा इसे क्या कहेंगे? अकार्बनिक विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अकार्बनिक विलयन। अच्छा सर, ये अकार्बनिक विलयन प्राप्त कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना बेटा, जितने भी अपनी बॉडी है, जब किसी की डेथ हो जाती है बेटा, वो क्या होती है? फॉसिल फ्यूल बन जाती है और बाद में फ्यूल बन जाता है उसका, है ना। तो ये अकार्बनिक क्या होती है बेटा? वे पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो पहला बेटा अगर कोई पूछे अकार्बनिक विलयन, अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना बेटा, अकार्बनिक क्या होते हैं? पहला पहला क्या ध्यान रखोगे बेटा? जो जीव जंतु या पेड़ पौधों से पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होते हैं। बेटा, इस नहीं शब्द को गौर करना, नहीं होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बेटा यहाँ फेल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अकार्बनिक का मतलब समझ में आना चाहिए, तब जाके विलयन का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि ना तो वो बेटा किसी जीव से प्राप्त होंगे, क्योंकि जीव से होगा तो बेटा उसमें कार्बन आएगा, ना ही बेटा क्या होगा? किसी भी पेड़ पौधों से प्राप्त होगा। हाँ, तो बेटा फिर होगा किससे? आपने सर जीव जंतुओं से भी कह दिया और पेड़ पौधों से भी कह दिया, तो बचा कहाँ बेटा? बचा खनिज तेल। तो ध्यान रखना बेटा, जो खनिज लवणों से प्राप्त होता है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? अकार्बनिक कहा जाता है। तो लिखना बेटा, अकार्बनिक क्या होता है? तो यह सदैव यानी कि हमेशा बेटा किससे प्राप्त होते हैं? हमेशा खनिज लवणों से प्राप्त होते हैं। खनिज लवणों से, यह सदैव खनिज लवणों से प्राप्त होता है। यानी कि जो खनिज होते हैं ना बेटा आपके पास, कैल्शियम, ये सारी चीजें है ना, से प्राप्त होते हैं। क्लियर? अब ध्यान रखना बेटा, ये जो अम्लीय विलयन है, जो आयन बना रहा है, इन दोनों का कार्य क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, ये क्या बना रहा है? H प्लस ही तो बना रहा है, और ये H प्लस क्या है? ये आयन है। तो बेटा इनका कार्य क्या है? आयन बनाना। क्या कार्य है बेटा? आयन निर्माण का। और यही आयन क्या करेंगे? तो ध्यान रखना बेटा, यही आयन क्या करेंगे? आप सभी को पता है, यही आयन आगे जाके क्या करेंगे बेटा? द्रव में धारा का प्रवाह करेंगे। धारा का प्रवाह करेंगे। बोलो सही? हाँ सही, प्रवाह करेंगे। और बेटा इसी धारा के प्रवाह के कारण आगे मुझे बैटरी का निर्माण कर पाऊंगा, विद्युत लेपन का कर पाऊंगा। हाँ ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो बेटा इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? तो साथियों, इस पूरे प्रभाव को बोला जाता है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव। अब हमें ध्यान है, क्या ध्यान है सर? चलो मान लिया इसे रासायनिक प्रभाव कहेंगे, और बेटा ये जो विलयन है ना, अम्लीय या अकार्बनिक विलयन, बेटा इस विलयन को क्या बोला जाता है? तो साथियों देखना, यहां से ये चीज नोट करो कि ओहो, इस विलयन को क्या कहेंगे? ओहो, ये तो कुछ ज्यादा विलयन बड़ा हो गया। चलो अपना स्क्वायर ही ले लेते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, इस अकार्बनिक विलयन को क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखना बेटा, इस अम्लीय या अकार्बनिक विलयन को ही क्या बोला जाता है साथियों? इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट, है ना। हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? वो द्रव होते हैं जहां से क्या निकलते हैं बेटा? आयन निकलते हैं। अब मुझे प्रश्न क्या पूछेगा? तो बेटा प्रश्न यहां से पूछेगा, इस रासायनिक अभिक्रिया में आयन कौन उत्पन्न करेगा? तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइट। आपको पूछेगा इस रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए या अकार्बनिक होना चाहिए? आपको पूछेगा बेटा ये अकार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं? जो क्या करेगा बेटा? H प्लस का त्याग करता है। और अकार्बनिक कहां से प्राप्त होते हैं? तो बेटा खनिज तेलों से प्राप्त होते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो रही है? हो रही है। ठीक है, तो एक बार बेटा इस पॉइंट्स को लिख देते हैं अपन। चलिए, तो यहां से मुझे महत्वपूर्ण क्या प्राप्त हुआ? महत्वपूर्ण बिंदु,
है ना? क्योंकि बेटा शुरुआत अगर ढंग से हो ना तो चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। पहला क्या है बेटा, ध्यान रखना बेटा, सेल तथा बैटरी बेटा किस पर आधारित है? तो यह धारा के धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। रासायनिक प्रभाव पर क्या है बेटा, आधारित है। क्लियर? क्लियर। सर दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? तो दूसरा साथियों ध्यान रखना, इन ये जो रासायनिक प्रभाव है वो किस में देखने को मिलता है? इलेक्ट्रोलाइट में। अच्छा, तो लिखना, पहले लिखो बेटा रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव में धारा प्रवाह होता है। धारा प्रवाह किससे होता है? तो क्या बोलोगे बेटा, किससे होता है? तो आपका जवाब होगा सर रासायनिक प्रभाव में जो धारा प्रवाह होता है वो किसका होता है? तो आंसर होगा बेटा आयनों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? आयनों के माध्यम से। माध्यम से, माध्यम से। सर आयनों के माध्यम से क्यों होता है? क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं, हम जानते हैं कि द्रव में धारा प्रवाह किससे होता है बेटा? तो द्रव में धारा प्रवाह किससे होता है? फर्स्ट चैप्टर में बताया था किससे होता है बेटा? आयनों द्वारा होता है, द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान रखना बेटा, ये जो आयन है वो कहां से प्राप्त करोगे? तो वो प्राप्त करोगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट द्वारा। तो लिखो बेटा, तीसरा लिखो महत्वपूर्ण, यह आयन किससे प्राप्त होंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट द्वारा प्राप्त होंगे। इलेक्ट्रोलाइट द्वारा प्राप्त होते हैं। अब देखो बेटा, ऐसा तो है नहीं कि ये जाते ही मिल जाएंगे, नहीं बेटा। तो इसको तोड़ने का काम कौन करती है? विद्युत धारा करती है। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, इस इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन बनते हैं वो किसका परिमाण है? वो विद्युत धारा का परिणाम है। ठीक है, लिखो बेटा, यह आयन इलेक्ट्रोड द्वारा प्राप्त होते हैं। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया। और अंत में बेटा यही आयन क्या करते हैं? धारा का प्रवाह कर देते हैं और परिपथ को कंप्लीट कर देते हैं। देखो बेटा, मान लो इस तरह का एक पात्र है बेटा, यहां पर तो आपने सप्लाई दे दी है ना, यहाँ पर तो मान लो सप्लाई दे दी, लेकिन यहाँ पर जो पानी है ना, यहाँ जो पानी है बेटा, इसके अंदर ये पानी क्या है? ये दरअसल क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब ये इलेक्ट्रोलाइट से बेटा आयन बनेंगे, यानी कि धनायन और ऋणायन बनेंगे ना बेटा, तो द्रव में धारा का प्रवाह कौन कर रहा होगा? ये आयन कर रहे होंगे। ठीक है, और इस तरह इस तरह कहां पे बेटा? द्रव में धारा प्रवाह का पथ पूरा कौन करेगा बेटा? ये आयन पूरा करेगा। इस तरह द्रव में धारा प्रवाह का पथ, भाई यहां से तो ये धारा आ रही है लेकिन आगे जा पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि ओपन में धारा जाती नहीं है। इसका रास्ता बेटा कौन बनाएंगे? ये आयन बनाएंगे। बोलो क्लियर? क्लियर। तो ध्यान रखना बेटा, और इस तरह द्रव में आयन द्वारा धारा का परिपथ पूरा होता है। परिपथ क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है, पूरा होता है। परिपथ पूरा होता है। तथा आयनों के माध्यम से धारा बहने लगती है, बहने लगती है। क्लियर? क्लियर।
आपने यहाँ तक क्या जाना? सर यहाँ तक तो मैंने ये चालक में धारा प्रवाह कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइट में मुझे इलेक्ट्रोलाइट से आयन बनाने हैं और ये आयन के कारण बेटा क्या होगा? धारा का प्रवाह पूरे पाथ में होने लगेगा और इस तरह बेटा सेल और बैटरी का निर्माण हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसके अंदर काम क्या है बेटा? रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव में धारा प्रवाह किससे होता है? तो बेटा लिखना आयनों के माध्यम से होता है और आयन क्या करते हैं बेटा? द्रव में धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। और यही आयन बेटा क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और इसी तरह बेटा द्रव में आयन के द्वारा क्या होता है? धारा का परिपथ क्या होता है? पूरा होता है और आयनों के माध्यम से धारा बहने लगती है। बोलो सिंपल समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो, तो शब्द ये आएगा बेटा, ये माध्यम किसका होना चाहिए? तो ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोड का माध्यम हमेशा क्या होना चाहिए? अम्लीय या अकार्बनिक। ठीक है? एक पॉइंट और लिखो, याद रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहे। इलेक्ट्रोलाइट हेतु विलयन क्या होना चाहिए बेटा? अम्लीय या क्या होना चाहिए बेटा? अकार्बनिक होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए वो मैं आपको सबको बता चुका हूं। क्यों? क्योंकि अम्लीय क्या करता है बेटा? H प्लस का त्याग करता है। अम्ल क्या करता है बेटा? H प्लस का त्याग करता है। ठीक है? और यही तो आयन है। समझ में आया? हाँ, चलो। और अकार्बनिक बेटा क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? खनिज लवणों से प्राप्त होते हैं। समझ में आया? आया। ठीक है? याद रहे, इलेक्ट्रोलाइट हेतु विलयन हमेशा अम्लीय या अकार्बनिक होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए बेटा? आप सब जानते हैं। यहां से कोई टेक्निकल क्वेश्चन उठेगा तो आंसर दोगे? बिल्कुल देंगे। होना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक पॉइंट और विशेष है, ध्यान रखना। अम्लीय क्यों? भाई आपसे पूछ सकता है ना, भाई अम्लीय माध्यम क्यों? अम्लीय माध्यम क्यों? तो बेटा इसका जवाब यह है, अम्लीय माध्यम यूं क्योंकि अम्ल क्या करता है बेटा? H प्लस का त्याग करता है। त्याग करता है ना? और बेटा ये H प्लस ही क्या है? ये H प्लस ही क्या है? आयन है। आयन है। ठीक है? हाँ। और आयन क्या करेंगे? वही बात है बेटा, आयन ही क्या करेंगे? आपका द्रव में धारा प्रवाह करेंगे। बोलो सही? सही। अब देखना बेटा, दूसरी पॉइंट ध्यान रखना। आपको पूछेगा, मुझे बताओ ये अकार्बनिक कहां से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना बेटा, अकार्बनिक विलयन है ना, इसी को ही बोलते हैं बेटा अम्लीय अकार्बनिक, है ना? अकार्बनिक विलयन कहां से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना बेटा, यह खनिज लवणों से प्राप्त होता है। तो यह खनिज लवण से क्या होता है बेटा? प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको मैं थोड़ी मात्रा में इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रभाव समझा पाया हूं कि आखिर ये चीजें कहना क्या चाह रही है। ठीक है? तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सर बैल सेल और बैटरी में क्या होता है? रासायनिक प्रभाव होता है। और रासायनिक प्रभाव से क्या होता है? रासायनिक प्रभाव द्वारा हमने क्या उत्पन्न किया बेटा? धारा उत्पन्न करनी चाहिए और धारा उत्पन्न करने के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? अकार्बनिक या अम्लीय। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें से H प्लस निकलता है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, अकार्बनिक मिलता कहाँ से है? तो बेटा जीव जंतुओं से नहीं मिलता। ये कहाँ से मिलेगा? खनिज लवणों से मिलेगा। बोलो क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है? चलिए, बहुत से। अब जैसे जैसे बेटा हम रिसर्च करते गए तो हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोलाइट आ गए, आयन हो गए और द्रव में धारा का प्रवाह होने लगा। और बेटा इस तरह से हमने क्या बना दिए? एक छोटी सी बैटरी का निर्माण कर दिया। बोलो समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब बेटा हम क्या पढ़ते हैं? धारा के रासायनिक प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? कि आखिर ये धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? आई होप बेटा यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि आखिर ये बन कैसे रही है हमारी सेल और बैटरी। ठीक है? चलिए, तो अब पढ़ते हैं बेटा धारा के रासायनिक प्रभाव को। ठीक है? लिखो। तो लिखो बेटा, अब पता चल गया ना बेटा कौन सा विलयन है, अकार्बनिक या अम्लीय, है ना? कौन? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? तो अब लिखो बेटा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्युत धारा का
रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है उसके बारे में हम जानते हैं, छोटी सी चीजें चर्चा करते हैं ताकि चीजें और ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो लिखो बेटा, जब किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन, क्यों लिखा रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये देखो बेटा, ठीक है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इसी का होता है। तो लिखना बेटा, जब किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी अम्लीय या, ये सीधे क्वेश्चन पूछता है बेटा, या अकार्बनिक विलयन में, विलयन में क्या प्रवाह होती है बेटा, में धारा प्रवाहित की जाती है। तो बेटा क्या होगा, सुनना बेटा क्या होगा, तो यह विलयन, अम्लीय कार्बनिक विलयन है ना, ये क्या करता है बेटा, अपने अणुओं में टूट जाता है। तो लिखना, यह विलयन अपने अणुओं में टूट जाता है। तो यह विलयन अपने किस में टूट जाता है बेटा, अणुओं में, क्योंकि हर चीज अणुओं में तो बनी हुई, अपनी बॉडी भी क्या है, छोटे छोटे आर्गन से बनी है। आर्गन क्या है, टिश्यू से मिलकर बना है, टिश्यू क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। तो यह विलयन अपने अपने अणुओं में टूट जाती है, अणुओं में टूट जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, इन अणुओं का टूटना क्या कहलाता है, पूछा जाता है। तो लिखना, इन अणुओं का टूटना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन, क्योंकि विद्युत की उपस्थिति में क्या हुए हैं, अणु टूटे हैं। तो बेटा ध्यान रखना, इसे अणुओं का टूटना, अणुओं का विद्युत की उपस्थिति में टूटना, विद्युत की उपस्थिति में, ये पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थिति में टूटना क्या कहलाता है बेटा, विद्युत अपघटन कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। बेटा आपसे कोई पूछेगा, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि विद्युत अपघटन है, तो समझा दोगे ना, विद्युत यानी कि विद्युत धारा, अपघटन यानी कि टूटना, है ना। ये क्या है बेटा, धारा, और अपघटन का मतलब क्या है बेटा, टूटना, है ना। तो अब आप समझा दोगे ना बेटा, विद्युत धारा की उपस्थिति में किसी विलयन का अपने अणुओं में टूटना। दूसरा क्वेश्चन, ये विलयन होगा किसका, तो बेटा अकार्बनिक या फिर अम्लीय होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है, हर चीज दिख रही है ना, बिल्कुल यही बेटा पढ़ने का तरीका है। जब किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह अपने अपने अणुओं में टूट जाता है। बेटा अणुओं का विद्युत की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। पहला पॉइंट रासायनिक, है ना। चलिए, बहुत सही। अब देखो दूसरा पॉइंट, जिस विलयन को विद्युत धारा की सहायता से तोड़ा गया है बेटा, उसे रसायन की भाषा में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, जिस विलयन को, यानी कि जो अकार्बनिक विलयन है ना, ये जिस विलयन को विद्युत धारा द्वारा, विद्युत धारा द्वारा क्या किया जाता है बेटा, अपघटन किया जाता है, तोड़ा जाता है। अपघटित द्वारा, तोड़ा लिख दूं क्या, हाँ, तोड़ा या अपघटित किया जाता है, थोड़ा अच्छा वर्ड लिखते हैं ना, अपघटित किया जाता है, अपघटित या तोड़ा, अपघटित किया जाता है। तो क्या होगा बेटा, रसायन की भाषा में, यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन की भाषा में इसे, इस विलयन को, रसायन की भाषा में इस विलयन को
को ही क्या कहते हो बेटा? इस विलयन को ही इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है और सारा गेम बेटा इसी का है। इलेक्ट्रोलाइट, अब जब इलेक्ट्रोलाइट द्रवित होगा तो बेटा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा और जब शुष्क सेल बनाओगे तो उसमें क्या होगा बेटा? सूखा होगा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? तो इसलिए शुष्क सेल कहलाएगा। भाषा, तो रसायन की भाषा में इस विलयन को ही इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। बोलो क्लियर? यानी बेटा सेल बनाने के लिए पहले इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना जरूरी है और तोड़ोगे क्या? धारा से। तो क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन, है ना? उस विद्युत अपघटन में जो विलयन यूज करोगे बेटा उसको क्या करोगे? वो अपघटन जो होता है ना बेटा, उसे उस विलयन को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा होता है? आप सभी जानते हैं बेटा, अम्लीय होता है या फिर ये, ठीक है? अब देखो बेटा, है ना? जब पहला और दूसरा कर लिया ना बेटा, ये दोनों उपरोक्त दोनों यानी कि पहला और दूसरा क्रिया यानी कि विद्युत का अपघटन होना, इसके फलस्वरूप बेटा इलेक्ट्रोलाइट का टूटना, ये सब क्या है? ये रासायनिक प्रभाव है। तो लिखना बेटा, अतः इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा, अब ये सब समझा चुका हूं, है ना? अपघटन की क्रिया द्वारा की क्रिया द्वारा क्या बनाना बेटा? अब देखो, अपघटन का मतलब टूट गए, टूटने के बाद क्या बनाते हो? देखो वापस, जब ये बेटा टूटेगा तो फिर क्या बनाएगा? आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? आयन बनाएगा। तो लिखना बेटा, क्या लिखोगे? इसको सही समझोगे, इसको समझोगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा अपने अपने आयनों में टूटना, आयनों में क्या साथियों? टूटना, आयनों में अलग हो जाना, अलग हो जाना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है, ठीक है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। बोलो ठीक है? हाँ। अब ध्यान रखना बेटा, ये जो आयन है ना, ये जो आयन है, ये दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, ठीक है? तो लिखना बेटा, रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप टूटे आयन धनायन तथा ऋणायन होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे बेटा एग्जाम में आते हैं ना, और हम छोटी सी जानकारी के नहीं होती तो हम नहीं कर पाते, अब आप कर पाओगे। तो लिखना, अतः रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अभिक्रिया द्वारा आयन दो प्रकार से निर्मित होते हैं। दो प्रकार से निर्मित होते हैं, जो धन आयन यानी कि पॉजिटिव आयन तथा, या सीधा पॉजिटिव लिख दो, धन आयन तथा ऋण आयन नेगेटिव कहलाते। क्लियर? क्लियर? ये देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज को धीरे 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 पढ़ते जा रहे हो, ठीक है? बहुत सही, बहुत सही। अब ध्यान रखना बेटा, अब आपको एक डाउट आता है, सर ये एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है? बेटा ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं दो छोटी सी चीज आपको समझाता हूँ, ठीक है? बहुत सही। अब सुनो, ये मान लो एक मेरा पात्र है ना? आगे चल के मैं बताऊंगा बेटा, इस पात्र को वोल्टा पात्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वोल्टाइक सेल बनेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर बेटा ये क्या है? ये आयन है। अब देखो इसके अंदर भरा हुआ क्या है? इसके अंदर भरा हुआ क्या है? तो आप कहोगे सर इसके अंदर भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। क्या बना हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा हुआ है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा सर, ये इलेक्ट्रोलाइट आपने बताया धारा प्रवाह करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना? अब देखो बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्ट टूट जाएगा क्या? नहीं,
पहले इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो मान लो बेटा तोड़ने के लिए सप्लाई देनी पड़ेगी, है ना? तोड़ने के लिए सप्लाई देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, है ना? मान लो बेटा आपने यहाँ से सप्लाई दे दी, सप्लाई के लिए बैटरी लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन तो यही है, बेटा यहाँ पर मैंने एक बार दी डीसी और एक बार मैंने क्या दे दी? एक बार मैंने दे दी बेटा एसी। ये सेम टू सेम विलयन है। ये क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका। है कि नहीं इलेक्ट्रोलाइट? बिल्कुल। अच्छा, अब देखो बेटा, एक बार मैंने क्या दे दी? यहाँ पर एसी सप्लाई दे दी। कौन सी दे दी? एसी। आपको ऐसा भी तो पूछ सकता है भाई कि भाई एसी दे दी तो क्या होगा, डीसी दे दी तो क्या होगा? देखना बेटा, इसको डीसी ही क्यों दी जाती है, एसी क्यों नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है ना? तो देखना बेटा, अगर मैं यहाँ से डीसी दूंगा ना तो बेटा इसकी ध्रुवता कभी भी चेंज नहीं होगी, ये सीधे यहाँ जाएगी और आयन को क्या करेगी बेटा, इसमें से एनर्जी मिलेगी और ये टूट जाएगा और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक पॉजिटिव आयन मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा बेटा, नेगेटिव आयन मिल जाएगा। बात समझते हो? हाँ सर समझ गए। एसी में भी एक हाफ साइकिल में तो मिल जाएगा। देखो बेटा, एसी क्या करेगी, पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, लेकिन दूसरे हाफ साइकिल में बेटा नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। तो बेटा ये प्रतिपल बदलती है। ये क्या होती है बेटा, प्रतिपल बदलती है। और इस इलेक्ट्रोलाइट भी बेटा कंफ्यूज हो जाएगा, पहले टूटेगा फिर वापस जुड़ जाएगा, फिर टूटेगा फिर जुड़ जाएगा। तो बेटा इस तरह से ये बैटरी की अभिक्रिया या सेल की अभिक्रिया एसी के साथ नहीं हो सकती है। तो बेटा ध्यान रखना है ना, क्या लिखोगे, ये हमेशा किसके साथ होती है बेटा, डीसी के साथ होती है। ये अभिक्रिया कभी भी साथियों एसी के साथ नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो क्या याद रखोगे बेटा, यहाँ से ये याद रखेंगे सर, यहाँ से ये याद रखेंगे कि सेल और बैटरी की अभिक्रिया हमेशा डीसी के साथ होती है, एसी के साथ नहीं होती है। ठीक है, बहुत सही। तो अगला पॉइंट क्या याद रखोगे? चौथा हो गया। पांचवा ज्ञात रहे, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रोलाइट का, इतने भाई इतने कमजोर तो है ना थे अपने साइंटिस्ट, है ना? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट का टूटना जरूरी होता है, का टूटना जरूरी होता है कि नहीं होता है। अतः यह अभिक्रिया सदैव इसमें होती है बेटा दिष्ट धारा, यानी कि डीसी पर संपन्न होती है। ठीक है, हाँ। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या याद रखना है, छठा, यह एसी पर इसलिए नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि क्योंकि एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी का मान तथा दिशा, मान तथा दिशा क्या होता है बेटा, प्रतिपल बदलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, हाँ इसीलिए पूछा जाता है बेटा, प्रतिपल बदलता है, यानी कि इसकी दिशा भी चेंज होती रहेगी और बेटा इसका मान भी बदलता रहेगा, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बेटा इस तरह से क्या होता है, ये पूरी अभिक्रिया नहीं कर पाता है। बोलो समझ में आया? आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो मैंने जब ये बना दिए बेटा, यहां से आपको समझ में आ गया आयनों का निर्माण हो गया, पर कभी समझे बेटा आयन का निर्माण क्यों हुआ, आयन का निर्माण क्यों हुआ? तो बेटा यहाँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी देखो कि मान लो आपने डीसी लगा के धारा का निर्माण कर लिया, यहां से आपको पता चल गया मुझे डीसी चाहिए, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा इंपॉर्टेंट चीज सातवीं, अब यहां से मुझे वैज्ञानिकों को यह पता चल गया, क्या पता चल गया कि अगर ये पात्र है तो यहाँ पर पहले क्या भरा हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए, इस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए
इस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए क्या चाहिएगी बेटा? विद्युत धारा चाहिएगी और विद्युत धारा के लिए बेटा क्या लेने पड़ेंगे? इसको सप्लाई देने के लिए 2 ऐसे-ऐसे क्या लेने पड़ते हैं? इलेक्ट्रोड लेने पड़ते हैं। ये भी बताऊँगा बेटा इन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है ना? जो इलेक्ट्रॉन को अंदर या बाहर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है? अब सुनो आराम से, डोंट वरी। तो यहाँ से तो सर आपकी धारा अंदर आ गई, मान लिया। यहाँ से तो मेरी मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसीलिए धारा यहाँ से जा रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। यानी कि ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। ध्यान रखना बेटा, इस ईएमएफ जो होता है ना, ये ईएमएफ, इस ईएमएफ के द्वारा बेटा क्या उत्पन्न होता है? ये देखो बेटा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल, और इन दोनों में क्या है बेटा? डिफरेंस। तो ध्यान रखना बेटा, ये सारे विभवांतर के कारण संपन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर हम जानते हैं कि धारा तभी बहेगी जब क्या हो बेटा? परिपथ एक तो क्या हो? बंद हो, बंद परिपथ हो, है ना? और दूसरा बेटा धारा बंद, परिपथ बंद होने के साथ बेटा इसमें 2 बिंदुओं पर क्या होने चाहिए? विभवांतर होना चाहिए कि मान लो ये बंद भी है ना? और इस बिंदु पे भी बेटा मेरा 2 वोल्ट है और इस पे भी 2 वोल्ट है, तो बेटा धारा इसमें जाएगी ही नहीं। समझ में आया? पहली बात, पहली बात। लेकिन बेटा यहाँ पर मान लो ये पीछे से बंद है ना? अब ये है, मान लो यहाँ कितना भी प्रतिरोध है, लेकिन बेटा यहाँ पर अगर +2 है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो बेटा तुरंत मेरी धारा यहाँ चली जाएगी और बेटा धारा जो भी जाएगी, वो आप निकाल लोगे, है ना? यानी कि धारा को जानने के लिए बेटा मेरे विभव का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। बेटा यहाँ धारा इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि विभवांतर यानी कि 2 में से 2 घटाओगे, तो बेटा क्या हो जाएगा? 2। अब नीचे कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा विभवांतर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है? यहाँ धारा इसलिए नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर धारा बेटा जाएगी क्योंकि धारा ओम के नियम से क्या होती है? डेल V बाय R, और बेटा यहाँ पर क्या है? 0 फिर -2 बटे में R। बेटा यहाँ पर धारा जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा का विभवांतर 0 नहीं है। यानी कि बेटा धारा प्रवाह होने के लिए मेरे परिपथ का बंद होने के साथ एक दूसरी कंडीशन और भी चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि परिपथ में क्या होना चाहिए? विभव में अंतर। विभव में अंतर होना चाहिए। बेटा समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आराम से देख लेना बेटा। धारा तभी बहेगी जब बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रोड आने से धारा नहीं बहेगी, बेटा इसमें विभव का अंतर होना चाहिए, तब जाके बल लगेगा। सर समझ में आया? बहुत सही। अब ये भी समझ में आया कि आपने जब डीसी दी है तो बेटा धारा जाएगी, बहुत बढ़िया। इसने इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ा और इलेक्ट्रोलाइट के तोड़ने पर एक क्या आ गया? मेरा प्लस आ गया, लेकिन एक आ गया SO4, है ना? बेटा अभी भी मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट, अभी HO4 मत मानो, अभी सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव मानो आप। ये क्या है? आप पॉजिटिव आयन, और बेटा एक क्या बन गया? नेगेटिव आयन। लेकिन क्या ये अभी धारा बहेगी? नहीं। अब मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होना चाहिए बेटा? धारा तभी बढ़ेगी जब ये भी क्या होगा? चालक होगा। अच्छा, और बेटा ऊपरी परिपथ में धारा इसमें तभी बहेगी तब ये भी क्या होगा? चालक हो गया, है ना? ये चालक हो गया। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि अगर मैं इन सेम मटेरियल का चालक लगा दूं, यानी कि यहां पर भी मैंने कॉपर लगा दिया और यहां पर भी कॉपर लगा दिया। देखो बेटा ये भी चालक, ये भी चालक, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। ये वाली कंडीशन हो गया कि यहां पर भी 2 वोल्ट, यहां 2 वोल्ट। भाई धारा जाएगी क्या? बेटा धारा चाह कर भी नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो बेटा यहाँ 2 वोल्ट है, तो बेटा यहाँ पर भी 2 वोल्ट आ जाएगा। बेटा धारा यहाँ पर नहीं जा पाएगी। बोलो समझ में आया? आया। इसका मतलब मुझे ये जो धातु की प्लेटें हैं ना बेटा, चालक की जो प्लेटें हैं, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग-अलग रखना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो यहाँ से मुझे क्या शिक्षा मिली? यहाँ से मुझे ये शिक्षा मिली साथियों, है ना? अब देखो यहाँ से मुझे यहाँ मिला इम्पोर्टेंट, भाई धारा, जो द्रव में धारा प्रवाह करने के लिए आयन तो मिल गए। देखो द्रव में धारा प्रवाह करने के लिए आयन तो मिल गए, लेकिन अब मुझे आयन तो प्राप्त हो गए, आयन तो प्राप्त हो गए, जो क्या करेंगे बेटा? द्रव में धारा प्रवाह करेंगे, प्राप्त हो गए। लेकिन बेटा ये आयन क्या होंगे? मूव नहीं कर पाएंगे, हिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, विभव का अंतर नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, आयन तो प्राप्त हो गए, लेकिन
आयन को गति कराने के लिए गति कराने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, दोनों चालक प्लेटें क्या होनी चाहिए बेटा, अलग अलग धातु की होनी चाहिए। के लिए दोनों चालक प्लेटें क्या होनी चाहिए बेटा, अलग 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 धातु की होनी चाहिए, अलग अलग धातु की होनी चाहिए, है ना। हाँ, ऐसा क्यों बेटा, अगर समान हो गई तो क्या होगा, धारा प्रवाह हो नहीं पाएगा, है ना। इसलिए चीज समझ में आ गई बेटा। इसलिए क्या होना चाहिए, दोनों धातु प्लेटें अलग अलग होनी चाहिए। बोलो समझ में आया, बहुत सही। ठीक है, अब देखो, बहुत सही। अब देखो बेटा, इसमें क्या होना चाहिए, अतः विभव अंतर पैदा करने के लिए सामान्यतः सामान्यतः दोनों दोनों चालक प्लेटें अलग अलग, अब ये क्या होती है वो सब बताएंगे, अलग अलग धातु की बनाई जाती है, अलग अलग धातु की बनाते हैं। क्लियर, क्लियर। अब इनको अलग अलग हैं ताकि क्या होगा बेटा, विभव अंतर बनेगा और उससे धारा प्रवाह होगी, है ना। क्यों, क्योंकि समान होगी तो बेटा धारा प्रवाह होना मुश्किल हो जाएगा। बोलो समझ में आया, बहुत सही। क्लियर, क्लियर। अब देखना बेटा, अब इसमें क्या करते हैं, अब इसके अंदर बेटा अपन ने क्या किया, एक प्रयोग किया। अपन ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, है ना। बहुत सही, वैज्ञानिकों ने क्या बोला बेटा, एक प्रयोग किया। अच्छा, उसने एक बार तो बेटा एक प्लेट तो किसकी बनाई, एक प्लेट तो किसकी बनाई, एक प्लेट किसकी बनाई, कॉपर की बनाई, है ना। और दूसरी प्लेट किसकी बनाई, किसकी बनाई बेटा, जिंक की बनाई, है ना। बहुत बढ़िया, एक प्रयोग है ये, है ना। अब देखना बेटा, ये प्रयोग किया। अच्छा, कॉपर और जिंक का क्यों बनाई, क्योंकि ये दोनों क्या होती है बेटा, चालक होती है। अच्छा, चालक तो है, यानी कि यहां से बेटा धारा प्रवाह होगा, धारा प्रवाह होगा। बोलो, कॉपर तो है और धारा प्रवाह भी होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साथियों ये है कि मुझे धारा प्रवाह करना है, लेकिन उसके अलावा बेटा इन दोनों के मध्य मुझे क्या रखना पड़ेगा, विभव का अंतर। वो कैसा आएगा देखना। हम जानते हैं बेटा कॉपर का परमाणु क्रमांक, ये मैंने साइंस में पढ़ाया ना आपको, इसी चैप्टर में पढ़ाया, मतलब इलेक्ट्रिशियन के स्टार्टिंग में। परमाणु क्रमांक, बेटा कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो बेटा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना 29 होता है कि नहीं होता है, होता है। उसी तरह बेटा जो आपका ये जो जिंक होता है ना, उसी तरह बेटा जो जिंक होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना रखा जाता है, तो जिंक का बेटा परमाणु क्रमांक कितना रखा जाएगा, कितना होता है बेटा, 30 होता है। अब देखना बेटा, मैं दोनों का क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखूंगा बेटा, विन्यास लिखता हूं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है, इसको क्रम में लिखना। जैसे के के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकता हूँ, 2, फिर एल में कितने रख सकता हूँ, एम, एम में कितने रख सकता हूँ बेटा 18, और एन में कितने रख सकता हूँ 32, है ना। ये कौन सा बेटा, पहला कोश, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखो पहले में कितना रखा आपने 2, दूसरे में 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब तीसरे में कितने रख दोगे बेटा, देखो 10 और 8, तीसरे में 18 पूरे रख दो, तो ये 28 और 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये एक क्या है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया, आया। दूसरा क्या है बेटा, जिंक, जिंक का 30 होता है, यानी कि 2, 8, 18, और बेटा यहाँ पर क्या आएगा 2, क्या आएगा 2। बेटा इसका मतलब इसके पास क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, ज्यादा है।
मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब बेटा जैसे ही मैंने जिंक लगाया तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, कॉपर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका बहुत गहरा मतलब है, देखना आपने। अब इसका मतलब क्या है? देखो, आराम से देखो। आपने क्या किया फाइनली? आपने क्या किया? फाइनली एक पदार्थ लिया। इस पदार्थ के अंदर बेटा एक तो ये क्या बना हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है। और जब बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट टूटा है, ठीक है? या चलो, या ऐसा करते हैं बेटा, इसको अगले वीडियो में अच्छे से और समझेंगे। अभी तक तो आप ये समझो कि सेल के अंदर क्या-क्या हुआ है, ठीक है? तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया है कि 2 अलग-अलग धातुएँ यूज़ करेगी। पहला होगा कॉपर जिंक, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग है और इस इलेक्ट्रॉन के अलग होने से क्या बनता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इससे क्या आता है बेटा? इलेक्ट्रॉन संख्या, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अलग होने से अलग होने से क्या बनता है बेटा? विभव अंतर बनता है। विभव अंतर बनता है तथा धारा परिवर्तन, धारा प्रवाह क्या होता है बेटा? संपन्न होता है। संपन्न होता है, ठीक है? अब इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, हर चीज समझेंगे। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको पूरे अच्छी तरह से बेटा एक-एक चीजें बताने की कोशिश की है कि अभी तक हो क्या रहा है। अपन कहाँ तक पहुँच गए बेटा? ये धातु प्लेटें दोनों अलग-अलग रखते हैं। अभी मैंने एनोड कैथोड का जिक्र नहीं किया, ध्यान रखना, ठीक है? इलेक्ट्रॉन संख्या अलग-अलग है और बेटा इसी के कारण क्या बनता है? विभव अंतर बनता है और धारा का प्रवाह संपन्न होता है। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।